दिसंबर की वो रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। बर्फीली हवाएं हड्डियों को जमा रही थी। गांव के किनारे बने मुकेश जी के उस पुश्तैनी मुकेश सदन में आज सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन यह सन्नाटा किसी शांति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक बड़ी तूफान के आने की पहली आहट थी। क्या हुआ मुकेश, अभी तक अपना बोरिया बिस्तर नहीं बांधा? हमने तो सुना था मुकेश अपनी जुबान का पक्का है, फिर खाली हाथ जाने में इतनी देर क्यों है? साहूकार जी, आप ये क्या करें? मैंने तो आपसे सिर्फ 5 लाख रुपए लिए थे और मैं आपको 7 लाख रुपए लौटा चुका हूं। फिर ये कागज कैसे मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? अरे सीधे इंसान, हिसाब ब्याज का नहीं है, इन कागजों के नीचे दबे तुम्हारे अंगूठे का है। मुकेश निवास अब तुम्हारा नहीं मेरा है। सुबह तक यहाँ कोई देखना नहीं चाहिए। साहूकार पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। आनंद और आरव दोनों कमरे में आते हैं। दोनों का ही मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। पापा, आप चुप कैसे रह सकते हैं? ये तो सरासर धोखाधड़ी हुई ना। हम अभी जाकर पंचायत बुलाते हैं या कोर्ट में केस कर सकते हैं। नहीं आनंद, पंचायत और कोर्ट में सालों बीत जाते हैं, न्याय फिर भी नहीं मिलता। फिर केस लड़ने के लिए पैसे भी तो चाहिए। अभी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। लेकिन इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? बाहर कड़कड़ाती हुई ठंड है और फिर हमारे साथ हमारा पोता भी तो है, आकाश। वो भी तो बहुत अभी छोटा है। तभी जानवी भी कमरे के अंदर आती है। उसके पीछे डरी हुई मोहिनी भी है। माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, बाहर बहुत ठंड है, लेकिन इस घर में घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। नदी के किनारे की बंजर जमीन पर हमारा छोटा सा छप्पर है, हम लोग वहीं रहेंगे। भाभी, उस छोटे से छप्पर में हम लोग कैसे रह पाएंगे? और फिर बाहर का मौसम तो देखिए, कितनी ज्यादा ठंड है। हमारे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है, इसीलिए सभी लोग अपनी जरूरत का सामान पैक कर लो। हम लोग अभी ही इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। मुकेश जी अपने पूरे परिवार वालों के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर नदी किनारे झोपड़ी जाने के लिए निकल जाते हैं। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पर तो लाइट नहीं होगी ना? बिजली तो नहीं होगी बेटा, लेकिन तुम परेशान मत हो आकाश। जब भी कोई मुश्किल आए तो परिवार के सभी सदस्यों का साथ देना चाहिए। हर चुनौती का हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। बैलगाड़ी नदी किनारे एक जर्जर झोपड़ी के सामने रुकती है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। झोपड़ी की आधी छत गायब है। हवा झोपड़ी के अंदर घुस रही है। हे ऊपर वाले, इसमें तो आधी छत है ही नहीं। हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग क्या करेंगे? इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस जर्जर झोपड़ी में कैसे गुजारा होगा? मम्मी जी, पापा जी, हमारे घबराने से इस मुश्किल का हल नहीं निकलेगा। आनंद जी, आरव, आप लोग खड़े मत रहिए। वो बैलगाड़ी के ऊपर जो तिरपाल ढका हुआ है उसे निकाल कर ले आइए। लेकिन भाभी, रात के अंधेरे में इतना सारा काम कैसे होगा? होगा, और हमें करना ही होगा अब, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर हम लोगों ने इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो हमारे परिवार वाले कहाँ जाएंगे? आरव और आनंद तिरपाल और रस्सी लेकर आते हैं। जानवी ने हाथ में एक लंबी लकड़ी ली और छत के टूटे हिस्से की ओर इशारा किया। लेकिन भाभी, सिर्फ तिरपाल से क्या होगा? हवा तो नीचे से अंदर आएगी ना? ये तुम सही कह रही हो। तिरपाल तो हमने डाल दिया, लेकिन अगर तेज हवा चली तो ये गिर जाएगा। हमें इसे सहारा देने के लिए मजबूत बांस चाहिए। लेकिन बांस इतनी रात में मिलेंगे कहाँ? और काटने के लिए हमारे पास कुल्हाड़ी भी तो छोटी सी है। नदी के उस मोड़ पर जहाँ ढलान है वहाँ बहुत ऊंचे और सूखे बांसों का झुंड है। मैंने आते वक्त देखा था। आप दोनों जाकर कम से कम 4-5 मजबूत बांस काट कर ले आएंगे। आनंद और आरव मशाल और कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जाते हैं और कुछ देर बाद बहुत सारे बांस अपने कंधे पर रखकर ले आते हैं। जानवी, ये लो बांस, अब इन्हें लगाएंगे कैसे? अगर हमने इन बांसों को सीधे लगा दिया तो ये इस हवा से गिर जाएगी। हमें इन्हें एक्स की शेप में लगाना होगा। कुछ देर में आनंद और आरव की मदद से जानवी ने बांस को डंडों को एक्स के आकार में लगा दिया। बेटा, खाली तिरपाल से तो ये हवा नहीं रुकेगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, प्लास्टिक बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। आरव, नदी के किनारे सूखी घास के बड़े बड़े ढेर लगे हैं, वो लेते आइए। दोनों भाई नदी किनारे से सूखी घास के ढेर लेकर आते हैं। अब इस सूखी घास को तिरपाल के ऊपर एक मोटी परत की तरह फैला देते हैं। मोहिनी, तुम लोग नीचे गिरती हुई घास को बटोरकर रस्सियों में बांधो। हम इसे तिरपाल के किनारे पर लटकाएंगे। अरे वाह, घास की परत चढ़ने से तिरपाल के अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी और बाहर की ओस तिरपाल को ठंडा नहीं कर पाएगी। ये तो बिल्कुल थर्मस जैसा काम करेगा। झोपड़ी की छत तो बन गई थी, लेकिन नीचे का फर्श बहुत ठंडा था। जानवी फर्श की ठंडक से बचने के लिए कहती है, आनंद जी, जमीन की ये फर्श तो हमें सोने नहीं देगी, और अगर कोई इस ठंडी जमीन पर सोया तो सुबह तक तो उसका बदन जम जाएगा। आप तो ठीक कह रही हैं भाभी, ये फर्श बहुत ठंडा है, लेकिन इस फर्श को गर्म करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है।
हम इस जमीन को गर्म करने के लिए कुदरत चीजों का सहारा लेंगे। आरव, तुम और आनंद जी जाकर सूखी घास और कुछ रेत लेकर आओ। सूखी घास जमीन की नमी को सोख लेगी। आनंद और आरव दोनों ही जल्दी से चले जाते हैं सूखी घास और रेत लेने के लिए। जब तक घर में जानवी, मोहिनी और ममता जी मिलकर पुरानी जूट की बोरियां थीं जिन पर वो सामान लेकर आई थी, 4-5 बोरियों को जोड़कर दरी बना लेती हैं। तब तक दोनों भाई रेत और सूखी हुई घास लेकर आते हैं। आनंद जी, इन बोरियों के ऊपर रेत की एक मोटी परत बराबर फैला दीजिए। इसमें नीचे की नमी ऊपर नहीं आएगी। मम्मी, आप पापा से रेत जमीन पर फैलाने को कह रहे हैं। हम लोग अगर रेत पर सोएंगे तो वो चुभेगी नहीं। अरे काश, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, तुम तो अभी से घबरा गए। मोहिनी, चलो मेरे साथ बाहर से वो सूखी घास का ढेर लेकर आते हैं। मोहिनी और जानवी दोनों बाहर से घास के ढेर उठाकर लाती हैं। जानवी खुद सूखी हुई घास की एक बहुत गद्देदार परत रेत के ऊपर बिछा देती है। देखा बेटा, काश तेरी मम्मी ने कैसे सूखी हुई घास का गड्ढा बना दिया। इन घासों के तिनकों के बीच जो हवा फंसी रहती है वो बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगी। ये एक कुदरती गद्दे जैसा काम करेगा। अरे वाह, रेत की गर्माहट और घास का कुशन। जानवी, तुम्हारा दिमाग तो किसी इंजीनियर से कम नहीं है। आकाश घबराते हुए अपना कदम बढ़ाता है और गद्दे के ऊपर रखता है। पैर रखते ही उसकी घबराहट खुशी में बदल जाती है। अरे वाह मम्मी, ये तो सच में बहुत गर्म है और गुलगुल भी। ये गद्दा तो हमारे घर वाले गद्दे से भी गर्म और गुलगुला है। सच में बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि इंसान की अकल से बनते हैं। आज तुम सबकी मेहनत की वजह से अब हम सिर ढककर आराम से सो सकते हैं। आसमान में अभी सही से उजाला भी नहीं हुआ था कि जानवी की आंख खुल गई। उसने देखा कि घर के बाकी सारे सदस्य ठंड की वजह से एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। जानवी ने अपनी पुरानी शॉल ओढ़ी और झोपड़ी से बाहर निकली। बाहर निकलते ही ठंडी हवाएं उसका स्वागत करती हैं। उफ, कितनी ठंड है। अगर सूरज निकलने तक आग और गर्म पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो बाबूजी और माँ जी की तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। पर कैसे करूंगी, यहाँ पर तो चूल्हा भी नहीं है। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पड़ती है। वहां ढेरों चपटे हुए पत्थर पड़े हैं। उन पत्थरों को देखकर जानवी के दिमाग में नया जुगाड़ सूझा। जानवी ने मोहिनी को जगाया। मोहिनी सर्दी की वजह से कपकपाते हुए बाहर आती है। भाभी, इतनी सुबह पानी तो हाथ लगाने लायक भी नहीं है। हम चूल्हा कैसे बनाएंगे? ईंटें भी तो नहीं है। मोहिनी, अगर ईंटों का इंतजार करेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। वो देखो, नदी किनारे चपटे पत्थर पड़े हैं। अंदर जाकर अपने दोनों भाइयों को जगा कर ले आओ। वो हमें चपटे पत्थर लाकर देंगे तो हम उनसे चूल्हा बना लेंगे। मोहिनी अपने दोनों भाइयों को जाकर उठाती है। आनंद और आरव नींद भरी आंखों से बाहर उठकर आते हैं। क्या हो गया जानवी, सुबह सुबह इतनी सर्दी में क्यों उठा दिया? आप लोगों को अभी इतनी ठंड लग रही है तो सोचिए माँ और बाबूजी को कितनी ठंड लगेगी जब सुबह उन्हें चाय नहीं मिलेगी, गर्म पानी नहीं मिलेगा। इसलिए उठाया है कि वो जो नदी के किनारे चपटे पत्थर पड़े हैं ना, वो मुझे लाकर दे दीजिए जिससे मैं चूल्हा बना सकूं। आनंद आरव नदी के किनारे से चपटे हुए पत्थर लाकर दे देते हैं। भाभी, ये पत्थर तो आ गए, लेकिन इन पत्थरों से चूल्हा कैसे बनेगा? इन्हीं पत्थरों से चूल्हा बनेगा। बस जो मैं कहूँ वो करते जाओ। आनंद जी, आप इस रेतीली जमीन पर एक छोटा गड्ढा खोदिए। आरव, तुम नदी की गीली मिट्टी और राख ले आओ। जानवी ने सबसे पहले एक चपटा हुआ पत्थर नीचे रखा जो चूल्हे का बेस बनेगा। इसलिए कि जमीन के गीलेपन की वजह से आग जलने में मुश्किल होगी। नीचे लगे हुए पत्थर की वजह से जमीन चाहे जितनी भी नम हो, चूल्हा जलने में मुश्किल नहीं होगी। जानवी ने नीचे वाले पत्थर के ऊपर 3 चपटे पत्थरों को खड़ा किया। उसने उन्हें इस तरह जोड़ा कि वो ऊपर से देखने पर एक ट्रायंगल की तरह लग रहे थे। पत्थरों के बीच की दरारों को भरने के लिए नदी की गीली मिट्टी और राख का लेप लगा दिया। भाभी, शुरू में तो मुझे लग रहा था कि आपका ये पत्थर से चूल्हा बनाने वाला आइडिया फेल हो जाएगा, लेकिन आप तो कामयाब हो गई और चूल्हा बनके तैयार भी हो गया। चूल्हा तैयार है और आग जल चुकी है। अब चाय बनानी है, लेकिन पतीला नहीं है। बहू, चाय के लिए पतीला तो है नहीं, मिट्टी की हांडियां तो अभी खाली ही है। माँ जी, आप उदास मत होइए, पतीला ये बांस का बनेगा। आनंद जी, इस बांस के बीच एक छेद कर दीजिए ताकि मैं इसमें लकड़ी फंसा कर इसे उठा सकूं। जानवी ने बांस के उस पाइप को नदी का साफ पानी भरा। उसमें उसने लेमन ग्रास और तुलसी की पत्तियां डाली। उसने बांस को तिरछा करके सीधे उस चूल्हे की आंच पर टिका दिया। मम्मी, बांस क्यों नहीं जल रहा? लकड़ी तो आग में जल जाती है। बेटा, जब तक बांस के अंदर पानी है वो खुद नहीं जलेगा। पानी बांस की सारी गर्मी सोख लेगा। इसे कुदरत केतली कहते हैं। चाय तो पी ली, लेकिन खाने क्या खाएंगे? हमारे पास तो थोड़ा सा आटा और चावल ही है। सब्जी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। अजी, हम लोग जंगल में हैं और जंगल में सब्जियां ना मिले ये तो नामुमकिन सा है। मैं और मोहिनी अभी बाहर जाकर देखते हैं, कोई ना कोई सब्जी तो मिल ही जाएगी।
जानवी और मोहिनी दोनों एक साथ नदी के किनारे सब्जी ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। तभी जानवी मोहिनी को बुलाते हुए कहती है, मोहिनी वो देखो, नदी के उस पार रेतीले हिस्से में अरबी के कितने बड़े और ताजे पत्ते खिले हुए हैं। सर्दी की ओस ने तो उन्हें और भी नरम बना दिया है। भाभी, हम अरबी के पत्ते तो ले आएंगे, लेकिन अरबी के पत्तों के लिए जो बेसन जरूरी होता है, बिना बेसन के अरबी के पत्ते कैसे बनेंगे? तुम ठीक कह रही हो, बेसन बहुत जरूरी है अरबी के पत्तों के लिए, लेकिन आज तो बेसन नहीं है। कल हम जो चावल लेकर आए थे, मैंने उस चावल को नदी के पानी से अच्छे से धोकर भिगो दिया था। आज हम बेसन की जगह उसी चावल के पेस्ट को यूज करेंगे। मोहिनी और जानवी नदी के किनारे से अरबी के पत्ते लेकर आती हैं और घर में चावल भी भीगे हुए थे, लेकिन उन्हें पीसने के लिए सिलबट्टा नहीं था। भाभी, अब ये सब चावल तो अरबी के पत्तों में लगेंगे नहीं, और यहाँ पर हमारे पास सिलबट्टा भी नहीं है, तो इन चावलों को कैसे पीसेंगे? अरे आरव, परेशान क्यों होते हो? हम लोग नदी के किनारे हैं, यहाँ पर हर कोने पत्थर ही पत्थर है, और जहाँ पत्थर है वहाँ सिलबट्टे की क्या जरूरत है? देखो, वो नदी के पास एक बड़ा सा चपटा पत्थर रखा है ना, उसे लेते आओ। जानवी ने उस चपटे पत्थर को नदी की रेत से घिसकर साफ किया, फिर उस पर भीगे हुए चावल रखे। गोल पत्थर को हथेली से दबाते हुए उसने चावलों को पीसना शुरू कर दिया। उसमें उसने जंगल से लाई हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी सूखी खटाई भी पीस ली। अरे बहू, चावल तो तुमने पीस लिए, लेकिन अब इन्हें बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो जो कढ़ाई है वो बहुत छोटी है, और ना ही कोई जाली वाला स्टैंड है। माँ, आप क्यों घबराती हैं? आपकी जुगाड़ू बहू है ना, फिर से कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेगी। अरे आनंद भैया, आप भाभी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? उन्होंने अभी तक जितने भी जुगाड़ किए हैं वो सब हमारे लिए अच्छे साबित हुए हैं। वो इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल निकाल ही लेगी। आज आप भी इस टीम का असली मजा लेंगे। आरव, तुम उस दिन बांस की छोटी छोटी लकड़ियां लाए थे ना, उन्हें अंदर से लेकर आ जाओ। चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में पानी उबल रहा था। जानवी ने अरबी के पत्तों पर चावल का लेप लगाया और उन्हें रोल करके छोटा छोटा काट लिया। जानवी ने बांस की स्टिक्स को हांडी के ऊपर एक्स के शेप में फंसा दिया, जिससे हांडी के ऊपर जाली बन गई। उसने उन स्टिक्स के ऊपर अरबी के पत्तों के रोल रखे और ऊपर से एक बड़े पत्ते से ढक दिया। अरे वाह मम्मी, ये तो बिना स्टैंड के ही बन गई। इसी तरह जुगाड़ करते करते कुछ समय बीतता है और एक दिन घर के सभी लोग एक साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं। मुझे फिक्र हो रही है, 1 महीने बाद हमारे छोटे बेटे आरव की शादी की तारीख तय हुई थी। अब इन हालातों में शादी कैसे होगी? आप सही कह रहे हैं जी, इन हालातों में नई दुल्हन को कैसे ला सकते हैं? माँ, बाबूजी, आप दोनों टेंशन मत लीजिए। जिस तारीख को आरव की शादी तय हुई थी, उसी तारीख में आरव की शादी होगी। हम सब मिलकर इस झोपड़ी को एक अच्छा घर बनाएंगे। नदी किनारे जो पीली और चिकनी मिट्टी है, ये किसी सीमेंट से कम नहीं है। तुम ठीक कह रही हो जानवी, ये पीली मिट्टी हमारे बहुत काम आ सकती है। आज ही मैं आरव के साथ जाकर पीली मिट्टी नदी के अंदर से लेकर आएंगे। आनंद और आरव नदी से पीले और गीली मिट्टी निकाल कर ले आते हैं। जानवी मिट्टी में पानी और भूसा मिलाकर अपने पैरों से गूंथना शुरू करती है। अच्छे से मिट्टी को गूंथने के बाद उस मिट्टी से छोटी छोटी ईंटें बनाती है। उसके बाद उनको 2 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। भाभी, इस कड़ाकेदार ठंड में ये मिट्टी की ईंटें सूख पाएंगी? सूखेगी आरव, हम इन्हें धूप में नहीं बल्कि अपने चूल्हे की बची हुई आंच के पास रखेंगे, और दीवारें बनाते समय हम बीच बीच में नदी के गोल पत्थर डालेंगे, जिससे दीवार को मजबूती मिले। 3 दिन बाद जब मिट्टी की ईंटें पूरी तरह से सूख जाती हैं तो आनंद जी, आरव जी, देखो, हमारी बनाई गई मिट्टी की ईंटें पूरी तरीके से सूख गई। अब बारी है दीवार बनाने की। पर जानवी, पूरी दीवार सिर्फ ईंटों से ही बनेगी या कुछ और भी? आनंद जी, हम सिर्फ ईंटें ही नहीं बल्कि मिट्टी और भूसे में नदी से निकाले गए छोटे छोटे पत्थरों को डालकर एक गाढ़ा सीमेंट जैसा पेस्ट बनाएंगे, और उस पेस्ट को ईंट के बीच में लगाएंगे, जिससे कि हमारी दीवारें मजबूत हो सके। दीवार बनने का काम अब शुरू हुआ। सबसे पहले ईंट की नींव जानवी ने रखी। मिट्टी से ईंट बनाई गई। ईंटें और पेस्ट को लगाकर एक बहुत ही मजबूत दीवार तैयार हुई। अरे वाह, ये तो शहर की ईंटों से भी ज्यादा मजबूत लग रही है। पत्थर ने ईंटों को ऐसा जकड़ा है कि कोई तूफान भी हिला ना पाए। दीवार बनने की कामयाबी के बाद अब बारी थी छत की। बाबूजी, अब हमें छत बनानी है, पर सिर्फ तिरपाल नहीं, इस बार हम छानी बनाएंगे। इससे सर्दी में घर भी गर्म रहेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। छानी कैसे जानवी? बांस के सिवा तो कुछ है नहीं। छानी के लिए तो बहुत सारी सूखी हुई घास, सरपत और पुआल चाहिए होगी। बांस तो वैसे भी हमारे पास बहुत रखे हैं। अब आप दोनों जाइए, नदी के किनारे से बड़ी घास और पुआल काट कर ले आइए, जब तक मैं और मोहिनी बांस का रूफ फ्रेम तैयार कर लेते हैं। जानवी और मोहिनी दोनों ने मिलकर छत के लिए बांस का ट्रायंगल शेप का ढांचा तैयार कर लिया, जिसे गांव में कैंची कहा जाता है। जब आनंद और आरव घास ले आए तो जानवी ने उसकी छोटी छोटी बंडल्स बनाई। उसने घास को नीचे से ऊपर की ओर लेयर्स में बिछाया ताकि बारिश का पानी या उसकी बूंदें फिसल कर नीचे गिर जाएं, अंदर न टपके।
छानी को हवा से उड़ने से बचाने के लिए जानवी ने उसके ऊपर हल्की गीली मिट्टी और गोबर का लेप किया, जिससे छत भारी और मजबूत हो गई। वाह, इसे कहते हैं असली छानी। इसके नीचे सोकर तो जो नींद आएगी वो सीमेंट के कमरों में कहाँ। जैसे जैसे आरव की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, जानवी अपनी छानी वाले घर को नई दुल्हनों की तरह सजाने में लगी हुई थी। एक दिन सुबह के समय नदी के किनारे गुनगुनी धूप सेकते हुए जानवी की सास उससे कहती है, जानवी बहू, घर तो तूने महल जैसा बना दिया, लेकिन बहू आएगी तो उसको ओढ़ने बचाने को क्या देगी? हमारे पास तो बस ये 2 पुरानी फटी रजाई है और इस कड़ाकेदार ठंड में बिना रजाई की सोना मुश्किल होगा। फिक्र मत कीजिए, जब ऊपर वाले ने हमें रहने के लिए छत दी है ना, तो सोने का इंतजाम भी कर ही देगा। देखिए सामने सेमल का पेड़ है, उसके फल पककर फट गए हैं और उनमें से सफेद सफेद रुई जैसी चीज उड़ रही है। हम इस रुई से एक मुलायम और गर्म रजाई बनाएंगे। बहू, बात तो तू सही कह रही है। आनंद और आरव, तुम दोनों जाकर साफ रुई उठा कर ले आओ और सूखी हुई घास भी ले आना। जानवी ने सेमल की रुई को डंडे से पीटा जिससे वो फूल जाए। उसने रुई के साथ साथ सूखी हुई घास को बारीक काटकर मिला दिया। सूखी हुई घास गर्मी को बाहर डालने नहीं देगी और सेमल की रुई रजाई को मुलायम बना देगी। भाभी, रजाई के अंदर डालने के लिए रुई और घास तो तैयार हो गई, लेकिन ऊपर से एक खोल भी तो चाहिए ना। मोहिनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन घबराओ मत, खोल का भी कोई ना कोई इंतजाम हम लोग कर ही लेंगे। घर में जो भी पुरानी साड़ियां और मुकेश जी की धोतियां थीं, जानवी ने उन्हें सिलकर एक बड़ा सा खोल तैयार कर दिया। खोल के अंदर रुई और घास दोनों डाल दिए। इस तरह एक गर्म और मुलायम रजाई तैयार हो गई। जानवी, मैं सोच रही थी कि आरव की शादी में थोड़े बहुत लोग आएंगे ही ना, उनको खिलाने के लिए हमारे पास बर्तन नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है कि बाजार से कुछ बर्तन मंगा सके। माँ जी, बाजार से प्लास्टिक के स्टील के बर्तन लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नदी की मिट्टी से ही मिट्टी के बर्तन बना लेंगे। जानवी ने नदी की सबसे भारी काली मिट्टी ली। उस मिट्टी से मोहिनी और जानवी ने दोनों ने मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाए। फिर मिट्टी के बर्तनों को धूप में सुखाकर आग में उन्हें पका लिया। जब मिट्टी के बर्तन अच्छे से पक गए तो उस पर गेरू से फूल बना दिए, जिससे कि वो सुंदर दिखने लगे। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छे बर्तन बना लिए हैं। इस तरह की मिट्टी के बर्तन तो अब बाजार में भी नहीं मिलते हैं। जानवी, बर्तन का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन शादी में थोड़े बहुत जो लोग आएंगे उन्हें हम खिलाएंगे क्या? जंगल से जो थोड़ी बहुत सब्जी का जुगाड़ होता है उससे तो हम ही लोग खा पाते हैं बस। आनंद ठीक कह रहा है बहू, शादी में खर्चा तो लगेगा ही और अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। बाबूजी, आप परेशान मत होइए, मैंने नदी के किनारे मूली, टमाटर, हरी मिर्च, पालक और सब्जियां लगाई थी। अब वो सारी सब्जियां तैयार हैं। हम उन सब्जियों को और इन मिट्टी के बर्तनों को मंडी में बेच सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा मुनाफा भी होगा। आनंद और आरव सब्जियां और मिट्टी के बर्तन लेकर बड़े बाजार पहुंचे। उनकी हरी भरी सब्जियां और मिट्टी के एस्थेटिक बर्तन देखकर लोग पागल हो गए। आधे ही घंटे में सारी सब्जी और बर्तन बिक गए। इससे उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस मुनाफे से उन्होंने शादी के लिए शक्कर, घी और नई बहू के लिए कुछ कपड़े खरीदे। अरे वाह, ये सारी सब्जियां बिक गई और बर्तन भी बिक गए। हाँ माँ, सारी सब्जियां और बर्तन बिक गए और अच्छा खासे पैसे भी मिल गए। देखा, नदी किनारे रहने का फायदा। हमारी सब्जी भी आसानी से तैयार हो गई और नदी की मिट्टी से बर्तन भी बन गए। ऊपर वाले ने हमें यहाँ पर भी एक कमाई का जरिया दे दिया। अब से मैं और सब्जियां उगाऊंगी और बर्तन भी बनाऊंगी और आप बाजार में उसे बेच देना। कुछ समय बीत जाता है और अब शादी का दिन आ गया। कोहरा छट चुका है और हल्की गुनगुनी धूप खिली हुई है। आरव, ये दिन तेरे लिए यादगार होगा। आनंद जी, आप उन 4 ऊंचे बांस के खंभों को सामने जो पीपल के पेड़ लगे हैं ना, उनमें बीच में गाड़ दीजिए। जानवी ने 4 खंभों के ऊपर बांस की फट्टियों से एक छतरी बनाई। घर की पुरानी रेशमी साड़ियों से उसे पूरे मंडप को एक आलीशान शामियाने की तरह सजा दिया। जानवी ने बांस के छोटे छोटे गोल टुकड़े काटकर उनके अंदर मिट्टी के दिए रखे और उन्हें मंडप के चारों ओर लटका दिया। शाम होते ही वो लालटेन की तरह जगमगा उठे। भाभी, ये तो किसी रिजॉर्ट की तरह लग रहा है। शादी की सारी रस्में होने के बाद रीना विदा होकर अपने नदी किनारे वाले ससुराल में आ जाती है। रीना मन ही मन डरी हुई होती है। उसे लगता है पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ये देखकर सब दंग रह जाती है। रीना, डरो मत, आज से ये घर तुम्हारा भी है। मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये घर मिट्टी का है, लेकिन हमने इस घर को बहुत ही प्यार और मेहनत से बनाया है। हमें उम्मीद है तुम भी हमारे सफर में हमारा साथ दोगी। घर वालों के प्यार और अपनेपन से रीना के माँ का सभी डर गायब हो जाता है और अब शादी के बाद पहली सुबह होती है। रीना सुबह सभी से आशीर्वाद लेती है। माँ जी, भाभी, मेरी दोस्त सुमन, वो मेरी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए उसने कहा कि वो आ जाएगी। अरे रीना, इसमें इतना डर क्यों रही हो? बुला लो अपनी दोस्त को, ये तुम्हारा भी तो घर है। घर में सुमन के आने की तैयारी चालू हो जाती है। ममता जी अपने बेटों से नदी के अंदर से मछलियां निकलवाती हैं। 2 घंटे बाद एक बड़ी गाड़ी घर के सामने आकर खड़ी होती है। सुमन आ गई?
जानवी और घर के सारे सदस्य सुमन का स्वागत करते हैं। ये घर तो लग ही नहीं रहा कि मिट्टी का है। इतनी अच्छी सजावट और बाहर जो मंडप सजा है, ये तो किसी रिजॉर्ट की तरह लग रहा है। सुमन बैठ के रीना से बातें करती है और जानवी सुमन के लिए गर्मा गर्म मछली लेकर आती है। खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाया आपने। आपका घर भी बहुत यूनिक है। जानवी दीदी, सुमन को हमेशा से ऐसी यूनिक चीजें बहुत पसंद थी। वो कहती थी ऐसे ही किसी यूनिक सी जगह में डेस्टिनेशन वेडिंग करेगी। काफी देर बैठने के बाद सुमन अब चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन अपने घर पहुंचती है। पापा, मैं आपसे कहती थी ना कि मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। आज मैंने एक जगह देखी, प्लीज आप मेरी शादी उसी जगह में करवा दीजिए। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ मांगा और मैंने ना दिया। हाँ, मुझे एड्रेस बताओ, मैं जाकर खुद ही बात करूंगा। अगले दिन सुमन के पापा बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं। अंदर घुसते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? असल में सुमन के पापा वही साहूकार थे जिन्होंने धोखे से मुकेश सदन को हड़प लिया था। साहूकार भी हैरान हो जाता है, लेकिन बेटी की ख्वाहिशों के आगे मजबूर। मेरी बेटी सुमन को यह जगह बहुत पसंद है। वो चाहती है कि उसकी शादी यहीं से हो। मैं तुम लोगों को मुंह मांगी कीमत दूंगा। हमें आपसे मुंह मांगी कोई कीमत पैसों में नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हमें हमारे बाबूजी का खोया हुआ स्वाभिमान चाहिए। वो मुकेश सदन जिसे आपने धोखाधड़ी से हड़प लिया था, वो चाहिए। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। मैं बस अपनी बेटी के ख्वाहिशों के आगे मजबूर हूँ। उस रात हमारे पापा भी आपके सामने हाथ जोड़कर यही कह रहे थे, लेकिन आपने अंधेरी रात और कड़ाकेदार सर्दी में हम लोगों को हमारे घर से ही निकाल दिया। साहूकार गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठता है और वापस अपने घर चला जाता है। पहुंचते ही देखता है कि दरवाजे पर सुमन खड़ी है। पापा, क्या हुआ? वो लोग मान गए ना? बहुत ही अच्छे लोग हैं ना वो लोग नहीं माने सुमन, और अब मुझसे ये जिद मत करना। ये बात सुनकर सुमन को अजीब लगता है कि ऐसी भी क्या कीमत मांग ली जो मेरे पापा दे नहीं पाए। तभी वो ये डिसाइड करते हैं वो खुद वहां जाएगी। सुमन अगले दिन नदी के किनारे पहुंचती है। जानवी दीदी, कल मेरे पापा यहाँ पर आए थे। आप लोगों ने उनसे ऐसा क्या कहा कि वो एकदम चुप हो गए? ऐसी भी क्या कीमत मांग ली आप लोगों ने उनसे? जानवी सुमन को सारा सच बताती है कि कैसे उसके पापा ने मुकेश सदन को धोखे से हड़प लिया था। सुमन ये जानने के बाद टूट सी जाती है। अपने पापा की तरफ से मैं आप सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आपके घर के कागज आप लोगों को लाकर दूंगी। सुमन घर जाकर अपने पापा से पूछती है मुकेश सदन के कागज कहाँ रखे, और वापस लाकर मुकेश जी को दे देती है। कुछ महीनों बाद उसी नदी के किनारे से सुमन की शादी होती है। सुमन, तुम्हें शादी की बधाई हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा सोचा था कि डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगी, और आप सभी की मेहनत की वजह से मेरा ये सपना सच हुआ। थैंक यू सो मच। सुमन की शादी के बाद साहूकार भी मुकेश जी से माफी मांगता है। मुकेश जी, मैं अपनी दौलत के नशे में अंधा हो गया था, पर ऊपर वाला हमेशा न्याय करता है। आज पूरे दिल से आपसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अरे आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मैंने आपको माफ कर दिया। नदी का वो रेतीली जमीन आज जानवी के हुनर की गवाह थी। ताज़ा सब्जियों और मिट्टी के बर्तनों के काम ने परिवार की झोली खुशियों और सम्मान से भर दी है। शहर के मकान के कागजात हाथ में होने के बाद भी उन्होंने अपनी मिट्टी की इस जन्नत को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए असली सुकून इसी जुगाड़ वाले घर में था।